हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है डाइजेशन सिस्टम। कौन सा है भाई? डाइजेशन सिस्टम। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन सिस्टम में हमें सबसे पहले जानना होगा डाइजेशन क्या होता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। जो हम भोजन लेते हैं वो भाई कम्प्लेक्स फूड होता है, यानी कि जिसमें वो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जिनको बॉडी के द्वारा डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता भाई। उनको एब्जॉर्बल बनाने के लिए ही एक प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या है? डाइजेशन। ये सब्सटेंसेस एब्जॉर्बल हो जाएंगे तो बॉडी इनको एब्जॉर्ब करेगी और उनसे एनर्जी गेन करेगी। एनर्जी के लिए हम फूड लेते हैं, सभी जानते हो आप। तो आइए कैसे डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, कैसे डाइजेशन प्रोसेस होता है बॉडी में जानते हैं। देखिए इसमें 4 स्टेजेस आते हैं हमारे पास। पहला है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन। ये 4 स्टेजेस हैं जो डाइजेशन प्रोसेस में आते हैं हमारे पास। तो हम चारों को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जान लीजिए इंजेशन क्या होता है। इंजेशन होता है टेकिंग इन फूड, यानी कि आप भोजन का खाना, आपका जो प्रक्रिया है वो कहलाती है इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ इन टेकिंग फूड। अगला है डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन होना सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म्स में, वो कहलाता है डाइजेशन हो गया। अगला है एब्जॉर्प्शन, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स बाय द सेल। अब जो फूड न्यूट्रिएंट्स में टूटा है या सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म्स में जो टूटा है, ब्रेक डाउन हुआ है फूड का, उनको सेल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अगला आता है इजेशन, रिमूविंग वेस्ट, कहलाता है इजेशन। ठीक है भाई, हमने ये 4 स्टेजेस देखी। अब इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम कि कौन से बॉडी ऑर्गन का कौन सा पार्ट क्या वर्क करता है, क्या फंक्शन करता है। अब आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना इस आदमी में, इस बड़ा डायग्राम में देखिए, तो यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? जिसकी एंटीरियर ओपनिंग कहाँ से होती है? माउथ से होती है। और पोस्टीरियर ओपनिंग कहाँ से होती है? एनएस से होती है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या कंसिस्ट करता है भाई? एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट होते हैं भाई, वो क्या वर्क करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, हमें वो पढ़ना है सारा। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है भाई? माउथ से। इसके एंटीरियर ओपनिंग होती है माउथ से भाई, और पोस्टीरियर ओपनिंग कहाँ से होती है? एनएस से होती है। ठीक है, तो माउथ से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। माउथ से कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति भोजन लेता है अंदर और सीधा जाता है कहाँ? बक्कल कैविटी में, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? माउथ। जस्ट माउथ के बाद में क्या आती है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी बोलो या चाहिए ओरल कैविटी बोलो, आपको दोनों सही है। कहीं पर ओरल कैविटी लिखा मिले, कहीं बक्कल कैविटी लिखा मिले तो कन्फ्यूजन नहीं होना, दोनों एक ही हैं। इनमें टीथ होते हैं और टंग होती है। बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में टीथ और टंग कंटेन करते हैं, और साथ में ये सलेवरी ग्लैंड भी कंटेन करते हैं। अब सलेवरी ग्लैंड क्या होते हैं आप ये सोच रहे होंगे। पैराटोइड होता है, एक नाम की ग्लैंड होती है पैराटोइड, इसको हम बोलते हैं चिक। देसी भाषा में बताऊं तो आपको मैं, या अपनी साधारण भाषा में बताऊं तो, जो गाल होते हैं ये ग्लैंड होती है एक, जिनसे सलाइवरी एमेलिजिक एंजाइम है वो रिलीज होता है इनसे, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। लार जो होती है सलाइवा, वो एक सलाइवरी एंजाइम कंटेन करती है। ठीक है भाई, तो ये ग्लैंड होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ये एक जैसे पैराटोइड हो गई, फिर एक जैसे सबलिंगुअल हो गई, सब मैक्सिलरी हो गई। ये 3 ग्लैंड होते हैं माउथ में, सॉरी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट। अब हमने माउथ से तो भोजन ले लिया, अब आते हैं टिथ। अब टिथ का क्या वर्किंग होती है? टिथ क्या करता है? फूड को भाई सिंपल पीसेज में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपल पीसेस। हो गए इतना। अब टिथ की जो स्ट्रक्चर वगैरह है, कितने प्रकार के टिथ होते हैं वो मैं आगे करवाऊंगा। एक बार छोटा सा फंक्शनिंग देख लीजिए आप यहाँ, ताकि आपको पता चल जाए कि टिथ के बाद क्या होता है, फिर उसके पश्चात क्या होता है। ठीक है, टिथ के बाद अपने पास टंग आती है। टंग क्या करती है? मिक्स करती है क्या? सलाइवा। अब सलाइवा क्या होता है? जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो रिलीज करते हैं सलाइवा। ठीक है, उन्होंने सलाइवा रिलीज किया। इसमें क्या होता है भाई? एक सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, वो क्या करता है? डाइजेशन करता है। किसका? स्टार्च का। किस में करता है भाई?
कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को, शुक्र में कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो डाइजेशन है वो माउथ या बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? बक्कल कैविटी से। सबसे पहले डाइजेस्ट क्या हुआ? स्टार्च हुआ। किस में हुआ? डाइजेशन का मतलब है, अभी आपको बताया कि सिंपल जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं उनको सिंपल एब्जॉर्ब फॉर्म में ब्रेक डाउन करना। तो स्टार्च एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है और इसका ब्रेक डाउन किस में कर दिया जाता है? शुगर में, जो बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब की जा सकती है। ठीक है भाई, तो ये किसका काम है? सलाइवरी एमाइलेज का काम है। इतना हो गया हमारे पास। टंग क्या करती है? सलाइवा को मिस करती है। और भी टंग की वर्किंग है वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। ठीक है भाई, चलिए आगे, चलिए आगे। अब ये देख लीजिए आप, इनके वर्किंग है। टिच क्या करता है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यानी कि फूड को स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है? सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। और किस में हेल्प करता है? पुश द फूड इनटू इसोफेगस। ये हम आगे इसी टॉपिक में जानेंगे जब टंग की हम बात करेंगे, जब इसोफेगस की बात करेंगे, जब उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। देखिए ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, ये रही। आप देख रहे होंगे इधर माउथ है, माउथ के जस्ट आगे स्टार्ट हो जाती है बक्कल कैविटी भाई, या ओरल कैविटी। इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं और क्या प्रेजेंट होते हैं? टंग प्रेजेंट होती है। और ये सलेवरी ग्लैंड्स, 3 टाइप की सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जस्ट इसके नीचे आती है, इनकी ओपनिंग होती है फेनरिक्स में, इनकी ओपनिंग होती है। ओपनिंग हुई, ठीक है। फेनरिक्स किससे कनेक्ट होता है भाई? ये जो इसोफेगस किसकी ओपनिंग होती है? इसकी ओपनिंग होती है फेनरिक्स में, या कहते हैं ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इज नोन एज फेनरिक्स। क्योंकि जैसे ये इसोफेगस है, इसकी ओपनिंग, इसको बोलते हैं फेनरिक्स। क्या बोलते हैं? फेनरिक्स। ठीक है। अब इसोफेगस ये आया, आ गया इसोफेगस। अभी ये स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम, ये हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, ये अभी यहाँ काम की नहीं है। यहाँ पर आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी यहाँ पर, वो क्या होगी? डायफ्राम होगी। क्या होता है? ये डायफ्राम होता है। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जो इसोफेगस है किससे अटैच होती है भाई? स्टमक से अटैच होती है। देखिए जो ये पोर्शन है पिंक वाला, ये कुछ ऐसे है, ये जे से बनता है आपका स्टमक। तो ये जो पिंक शेप वाला है, पिंक कलर वाला, ये है स्टमक आपका। ठीक है। और जैसे आगे निकलेंगे ना आप थोड़ा सा, तो इधर ये पोर्शन आता है, ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है भाई यहाँ से, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम। और ये जस्ट ये आप येलो पोर्शन देख रहे हैं, ये है पैनक्रियाज। और इधर ये पोर्शन लीवर ही है। और ग्रीन वाला क्या है भाई? गाल ब्लैडर। ठीक है। इनकी फंक्शनिंग मैं इसी वीडियो में बता दूंगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जस्ट आगे चलते हैं। तो ये जो पोर्शन होते हैं यहाँ पर जेजुनम और इलम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट होते हैं। अगली बात करूँ तो मैं लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो कोलोन है ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है भाई। ठीक है। अपेंडिक्स भी आपको मैं बताऊंगा। तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया भाई कौन सा ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है और किस टाइप की थोड़ी स्ट्रक्चर होती है। बाकी डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए अब बात करता हूँ टीथ की स्टार्टिंग में। तो हमारी बॉडी में जो पूरा लाइफ साइकिल है उसके दौरान 2 टाइप के टीथ होते हैं भाई। एक होता है टेम्परेरी, या जिसको हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, दूध के दांत, या फिर बायोलॉजी में और उसको कहते हैं डेसिडुअस टीथ भी। क्या कहते हैं भाई? डेसिडुअस, DOUS। ठीक है भाई, डेसिडुअस टीथ भी उनको बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा होते हैं परमानेंट टीथ, या कह सकते हैं अडल्ट टीथ। दूध के दांत कितने होते हैं भाई? 20 होते हैं। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं भाई? 32 होते हैं। परमानेंट टीथ आपको अगर आप काउंट करोगे ना आपके मुंह में, तो आपको 28 मिल सकते हैं, 29 मिल सकते हैं, 30 मिल सकते हैं, 31, 32 इतने मिल सकते हैं। अगर 28 नॉर्मली पाए जाते हैं, 28, 29, 28, 29। अगर आपके 28 से कम है तो आपको मेडिकल, अगर आप किसी चीज़ का देते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन 28 दांत अगर हैं तो आप मेडिकली फिट माने जाते हो। ठीक है भाई, 28 दांत आपके होने ही चाहिए, कंपल्सरी है। अब देखिए जो 2 टाइप की टीथ होती है पूरी लाइफ साइकिल के दौरान, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाई का मतलब 2, डाईफायोडेंट। डाईफायोडेंट इस प्रकार के डेंटिशन को बोलते हैं। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखेंगे आप। अब ये टीथ 4 प्रकार के होते हैं। तो इस टाइप के डेंटिशन को क्या बोलते हैं भाई? हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। ठीक है। मतलब आप क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है कि फॉर विच टाइप ऑफ डेंटिशन इज प्रेजेंट इन 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टीथ, या कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो आपके पास 4 टाइप ऑफ टीथ होगी, दे देंगे आपको। तो क्या बताएंगे आप? हेट्रोडोंट बोल देंगे। अगर 2 टाइप के टीथ आते हैं अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान, उसको बोलते हैं हम डाईफायोडेंट। क्या बोलते हैं? डाईफायोडेंट।
अब देखिए ये कौन कौन से इंसिजर्स होते हैं, कैनाइंस होते हैं, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये 4 टाइप के हो गए आपके पास, आप इनको ध्यान रखिएगा। अब बताता हूँ मैं कौन कौन से होते हैं। देखिए बायोलॉजी में एक डेंटिशन फार्मूला होता है, डेंटल फार्मूला होता है जो 2123 अपॉन 2123 करके होता है। अब आपने समझा हो सर ये तो 16 दांत हुए, अब ये सर ऊपर वाले हैं या नीचे वाले हैं हमें ये नहीं पता, ये पता है तो भैया ये कोई से भी ले सकता आप, और आपने जैसे भाई ऊपर वाले लो चाहे नीचे वाले, बात तो बराबर है, ऊपर भी 16 होने नीचे 16 होने हैं। अब मैंने दो एक दो तीन ये लिखा मैंने, इसके बटे में लिखता हूँ सर इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका पता क्या मतलब हुआ, मैंने ऊपर वाली टिथ मान लिया, अज्यूम किया, जैसे आप ऊपर वाली टिथ लेते हैं हम, तो ऊपर वाले का मैंने हाफ कर दिया, ये इस टाइप दो हो गए भाई, एक इस साइड का हो गया, एक लेफ्ट हो गया, राइट रीजन हो गया, तो लेफ्ट में इतने और राइट में भी इतने, यानी कि दोनों को बराबर बराबर भागों में मैंने बांट दिया, लेफ्ट में उतने दांत होंगे, राइट में भी उतने ही दांत होंगे, ठीक है। अब बात करता हूँ, देखिए इंसिजर्स कितने होते हैं, तो इंसिजर्स जैसे फॉर्मूला लिखा मैंने आपके सामने 2123, तो 2 इंसिजर्स होते हैं लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, आइदर किसी में भी, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 क्या होते हैं भाई, मोलर होते हैं, 3 क्या होते हैं भाई, मोलर होते हैं, ठीक है। अब देखिए बताता हूँ आपको स्ट्रक्चर में थोड़ा, मैं जो ये फ्रंट के 4 दांत दिख रहे हैं ना आप, देखा 2 ये और 2 ये आते हैं इंसिजर्स। अगर मैं डिवाइड करूँ इसको ये, तो इधर ये 2 इंसिजर्स हो गए और इधर ये 2 इंसिजर्स हो गए, ठीक है, हो गए इंसिजर्स का फंडा खत्म। ऐसे नीचे सेम ये पूरा ऐसे डिवाइड होगा, तो ये 2 टीथ हैं और ये 2 टीथ हैं, तो ये क्या होते हैं भाई, इंसिजर्स होते हैं, हो गए इतना। अब बात करें कैनाइंस की, तो कैनाइंस पता है किस में यूज होते हैं, मांस खाने में यूज होते हैं। जो भूतों के दांत देखे होंगे आपने, कभी मूवी वगैरह देखते हो आप, तो भूतों के 2 दांत दिखेंगे आपको ऊपर नीचे, 4 दांत होते हैं, ऊपर और 2 नीचे दिखेंगे, तो वो होते हैं कैनाइंस भाई। देखिए ये स्ट्रक्चर होगी, ये दांत नुकीले होंगे, आप भी अगर आपके मुंह में देखोगे दांत इन दांतों को तो नुकीले मिलेंगे थोड़े, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, देखो ये वाला और इधर ये वाला, जैसे मैंने 4 दांत छोड़ दिए बीच में, 2 और 2 4 छोड़ के जो साइड में 2 बच गए, ये होते हैं कैनाइंस, ठीक है भाई, क्या होते हैं, कैनाइंस होते हैं। बात करिए प्रीमोलर्स की, तो इसके जस्ट अगले जो दांत होते हैं, 2 दांत आएंगे वो प्रीमोलर्स होंगे, और अगले 3 दांत आएंगे वो क्या होंगे भाई, मोलर्स होंगे, ठीक है। 2123 होता है फॉर्मूला, ध्यान रखिए आप इस बात का, ठीक है। हो गया इतना मार फंडा। अब बताता हूँ मैं आपको और थोड़ा दांतों के बारे में। देखिए दांत हैं वो, जैसे ये दांत दिख रहे हैं आप यहाँ पे, ये दांत किस में एम्बेडेड है, एक सॉकेट बना हुआ है दांतों के लिए यहाँ पर, उसमें ये एम्बेडेड है, यानी कि उसमें ये लगा हुआ है। तो इस टाइप के अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, इस टाइप के अटैचमेंट को बोलते हैं थैकोडोंट, क्या बोलते हैं, थैकोडोंट। आपके पास क्वेश्चन आता है सीधा कि द टूथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, द अटैचमेंट इज कॉल्ड, आप बताएंगे सीधा थैकोडोंट, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास, लो व्यतीत हो गया। अब टिक्स की वर्किंग देख लीजिए। इंसिजर्स क्या है, बाइटिंग और कटिंग में काम आता है, ये क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में काम आता है, ये क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में काम आता है, ग्रेस्पिंग एंड टेयरिंग यानी पकड़ने और फाड़ने में। जो कैनाइन स्पेशल मांस के यूज होते हैं भाई, मीट के लिए जो यूज होते हैं, आप कुत्तों के आपने देखे होंगे, शेर के आप देखे होंगे आपने, तो देखिए इनकी नुकीले दांत पाएंगी है, इनका यूज़ ये मोस्टली करते हैं, क्योंकि मांस खाने वाले जानवरों में ये दांत आपको यूजुअल मिलेंगे। हमारे यहाँ इतना यूज नहीं होता इनका, क्योंकि हम सिंपल फूड खाते हैं जिनमें इतनी पावर की जरूरत नहीं होती भाई, ठीक है। ये नुकीले मिलेंगे आपको ये दांत। ये बाइटिंग, कटिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक है भाई। दांतों का फंडा है वो कंप्लीट करवा दिया मैंने। एक और टॉपिक पॉइंट रह रहा है दांतों में, इनिमल। दांत इनिमल के बने होते हैं, किसके बने होते हैं भाई, इनिमल के। तो इनिमल क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। इसको आप जलाओ तो जलेगा भी नहीं, इतना हार्ड होता है, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। अब मैंने टंग का छोटा सा टॉपिक छोड़ दिया था आपके लिए। देखिए टंग है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, और जो अपने सरफेस से एक फ्रेनुलम से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं भाई, फ्रेनुलम से टंग अटैच होते हैं सरफेस से। और टंग के ऊपर कुछ स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेपिलिया। क्या बोलते हैं भाई, पेपिलिया, जिसको हम बोलते हैं। उस पेपिलिया पे क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड पाए जाते हैं,
क्या पाए जाते हैं भाई? टेस्ट बड, जिनसे हम टेस्ट लेते हैं। अब देखिए पेपलिया का वर्क क्या होता है? ग्रिप द फूड, फूड पर ग्रिप बनाता है, और इस पर क्या होते हैं? टेस्ट बड होते हैं, ठीक है। और इसका वर्क क्या है भाई? टेस्ट द फूड, ये फूड को टेस्ट करता है। अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं इधर, ये छोटी सी तस्वीर आपको इस बच्चे की दिखाई दे रही है। इसने अपनी जीभ निकाली हुई बार, और जो स्टार्टिंग पोर्शन है इसमें लिखा है स्वीट। तो जो आपका फ्रंट पोर्शन है जीभ का, उससे आपको स्वीट टेस्ट आता है। मिडिल पोर्शन है इस स्वीट, सॉरी मिडिल नहीं कह सकते हम इसको, स्वीट से जो फ्रंट से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो साल्टी पोर्शन आता है। यानी कि साल्टी अगर कोई टेस्ट है तो वो आपको इस पोर्शन पे जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो साल्टी है, ठीक है। अगली आती है बिटर। जस्ट या कह सकते मिडिल में ही कह सकता हूँ मैं बिटर को, जो कड़वा होता है मिडिल में क्या आता है भाई? बिटर आता है। और लास्ट में क्या आता है? खट्टा, यानी कि शोर, खट्टा। अगर आपको कभी भाई ये करना है मुझे तो कड़ी दवाई है वो पिला दी, वो कड़ी थी आपको, यानी कि वो एहसास नहीं करना कड़े वाला, तो आप सीधा गटक जाओ उसको, ठीक है। कड़वी नहीं लगे क्योंकि मिडिल में होता है कड़वा। तो भाई इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन फंडा, जिसमें हम पूरा डाइजेशन पढ़ेंगे। अभी तक का भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे वहाँ से, आप उसको ना छोड़े बिल्कुल भी। जो पॉइंट मैंने बताए हैं आप उसको नोट कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं उनको। अब बात करते हैं आगे। अब जैसे ही टंग में सलाइवा, जो टंग है सलाइवा को मिक्स करती है फूड में, अब वो फूड नहीं कहलाता, अब उसको कहते हैं हम क्या? बोलस। एक मास प्रोडक्ट बन जाता है, वो क्या होता है? बोलस हो जाता है, ठीक है। बोलस हो गया। अब टंग उसको क्या करती है? बोलस को पास करती है फेनरिक्स में। कहाँ पास करती है? फेनरिक्स में। अच्छा, फेनरिक्स से रिलेटेड एक नाम होता है लैरिंक्स। लैरिंक्स स्पेलिंग सेम होती है, पीएच की जगह एल आ जाता है, LARYNX, लैरिंक्स। लैरिंक्स होता है साउंड बॉक्स। क्या कहते हैं लैरिंक्स को? क्या हम? साउंड बॉक्स, ठीक है भाई। लैरिंक्स हो गया। अब देखिए बोलस कहाँ आया? फेनरिक्स में आया। फेनरिक्स किसकी ओपनिंग होती है? इसोफेगस की। अब इसोफेगस के पैरेलल में क्या होता है भाई? ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। देखिए इसोफेगस से वाटर और फूड बॉडी के अंदर जाता है, और ट्रैकिया या विंड पाइप से क्या जाता है? एयर है वो अंदर जाती है। ट्रैकिया या विंड पाइप से एयर अंदर जाती है बॉडी में, और जो इसोफेगस से फूड अंदर जाता है। अब जो हम बोलस है वही फूड है, मास प्रोडक्ट है फूड का, ठीक है, जिसमें सलाइवा मिक्सड है। अभी बोलस कहाँ जाना चाहिए? इसोफेगस में जाना चाहिए, लेकिन ट्रैकिया भी इसमें ओपन होता है। उस ट्रैकिया में फूड की एंट्री बचाने के लिए एक एपिग्लोटिस नाम की कार्टिलेजस फ्लैप होती है, वो उसको कवर करती है। अब देखिए इसका नाम एपिग्लोटिस क्यों है? क्योंकि जो ट्रैकिया की ओपनिंग क्या कहलाती है भाई? ग्लोटिस कहलाती है, ठीक है। ट्रैकिया की ओपनिंग क्या होती है? ग्लोटिस होती है। उस ग्लोटिस को कवर करती है कौन सी? एपिग्लोटिस। ग्लोटिस के नाम पे इसका समझ लिया आप, नाम पड़ा एपिग्लोटिस। उधर इसोफेगस में फूड चला जाता है, इधर ये ट्रैकिया ही कवर हो जाता है। इसलिए कहते हैं खाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अब अगर आप बोल लेंगे ना तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और जो ऑक्सीजन है उसके लिए आपको ट्रैकिया है जो वो आपका जो ओपन होना पड़ेगा ट्रैकिया को। अगर ओपन होता है तो आप उसमें फूड पार्टिकल्स जा सकते हैं और आपको कफिंग हो सकती है, उस टाइम छोटे मोटे खांसी वगैरह आ सकती है, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स नहीं जाने चाहिए ट्रैकिया के अंदर, इसलिए कहते हैं बोलना नहीं चाहिए खाते वक्त। अब जो बोलस है कहाँ पास हुआ? इसोफेगस में पास हुआ। नोट द विंड डाउन विंड पाइप, यानी कि विंड पाइप को जाए, मैं जिसको जहाँ जाना था वहाँ चला गया, इसोफेगस में चला गया। अब देखिए इधर ये बोलस बनता है, और ये अब फेनरिक्स से होता हुआ इसोफेगस में अपने प्रस्थान कर रहा है, जा रहा है, ठीक है भाई। अब इसोफेगस टर्म आई है तो जानते हैं इसोफेगस क्या होती है? इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब होती है भाई। क्या होती है? लॉन्ग ट्यूब, जो थ्रोट और नेक से पास होती निकलती है, ये यहाँ से निकली, ये होती है हमारी इसोफेगस। मस्कुलर ट्यूब होती है जिससे फूड पास होता है माउथ से स्टमक तक, माउथ से स्टमक तक जो फूड का पासेज करती है वो होती है इसोफेगस, ठीक है भाई। हो गया इतना। अब देखिए आगे टंग का वर्क होता है उस इसोफेगस तक फूड को पहुंचाना। अब हमारे पास बात आती है कि अगर फूड इसोफेगस में आ गया सर, आप पाओगे इसोफेगस से कैसे जाएगा स्टमक तक? उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। इसोफेगस तक तो टंग ने पहुंचा दिया, इससे आगे कैसे जाएगी? तो इससे आगे एक वेव होती है,
पेरिस्टालाइसिस क्या होती है? पेरिस्टालाइसिस ये एक वेव होती है मस्कुलर कंट्रैक्शन की जो पुश करती है बोलस को डाउनवर्ड द स्टमक, स्टमक की तरफ पुश करती है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हुई, ये फूड यहाँ आ गया, फिर से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होंगी यहाँ पे, तो ये फूड यहाँ आ गया, फिर होंगी, फिर यहाँ जाएगा, ये मस्कुलर, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं, और जस्ट ये स्टमक में आ गया। ये स्टमक का कौन सा पोर्शन पता है आपको? स्टमक का कार्डिक पोर्शन। कौन सा का पोर्शन? कार्डिक। ऊपर वाला फंडिक होता है और इससे नीचे वाला कौन सा होता है? इसके जस्ट साइड नीचे होगी बॉडी, और जो नीचे नीचे वाला होगा वो उसको कहते हैं हम क्या? पोलरिक कहते हैं। ठीक है भाई, उसको कहते हैं पोलरिक। तो आपको पता चल गया पेरिस्टालाइसिस वेव क्या होती हैं और कैसे इनसे फूड स्टमक में आता है। इसोफेगस में किसी प्रकार का डाइजेशन वगैरह नहीं होता है। ठीक है भाई, चले आगे अब। ओके, अब आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को। ये स्टमक है हमारा, स्टमक की कुछ शेप देखिए आप किस टाइप की बन रही है। आपको, मुझे ये जे शेप लग रही है, अगर आपको भी लग रही है तो ध्यान दीजिए, नहीं लग रही तो आपको मैं बता रहा हूँ ये जे शेप ही होता है। क्या होता है? स्टमक एक जे शेप होता है, जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। किस टाइप की शेप? जे शेप। आपको ये ध्यान रखना, जे शेप होती है। कोई पूछे स्टमक की शेप कैसी होती है, भाई जे शेप होती है। अब देखिए सर, आप बोलोगे सर फूड इसोफेगस से स्टमक में आ रहा है, लेकिन कई बार हमें उल्टियाँ भी आती है, कई बार कहते हैं भैया हम पेट भर गया, ऊपर जो गला है यहाँ तक बस, अब इससे ऊपर एक जो निवाला है वो नहीं जाएगा। तो देखिए वो एंट्री है, वो कौन प्रिवेंट करता है फूड की, या कौन उसको सलाह देता है भाई इतना जाना चाहिए, इतना नहीं जाना चाहिए? तो अगर यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो एक स्फिंक्टर का नाम लिखा हुआ है, ये रहा इसोफेगल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर भी इसको हम बोलते हैं। ये कंट्रोल करता है आप स्टमक में क्या कितना फूड जाना चाहिए। ठीक है भाई, और इधर नीचे बात करती हुई स्टमक का आखिरी पोर्शन, इसको पोलरिक्स बोलते हैं, पोलरिक पोर्शन होता है। अभी यहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें भी कंट्रोलेशन, मतलब कंट्रोल तो होगा भाई, कहीं ज़्यादा ना चल जाए अमाउंट, तो वो कौन कंट्रोल करता है? वो करता है पोलरिक स्फिंक्टर। इधर करता है इसोफेगस, यानी कि इसोफेगस से बना इसोफेगल स्फिंक्टर, और यहाँ पोलरिक से बना पोलरिक स्फिंक्टर। ठीक है भाई, अब ये हमारे पास यही है। टू एंटर द स्टमक बोलस मस्ट पास थ्रू द इसोफेगल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होता है? टाइट मसल होती है दैट कीप स्टमक एसिड आउट ऑफ द इसोफेगस। ये करता है जो स्टमक में भाई एक एसिड प्रेजेंट होता है HCl नाम का, बहुत डेंजरस होता है, आप सभी को पता है, एसिड तो वैसे डेंजरस होता है, उसकी उसका प्रिवेंशन करती है कहाँ जाने से? इसोफेगस में उसकी एंट्री करने से, क्योंकि अगर वो इसोफेगस में चला गया तो इसोफेगस को डैमेज कर देगा वो। इसलिए इस जो इसोफेगल स्फिंक्टर ये वर्क करती है और उसके एसिड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। ठीक है भाई, आप देखिए स्टमक हैज फोल्ड कॉल्ड इज ए बिग मस्कुलर पाउच, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है कुछ इसकी। ठीक है भाई, और जो इसमें बोलस है, अब स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं भाई? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं। और इसमें एक एसिड होता है स्टमक एसिड, जिसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और म्यूकस होती है, म्यूकस पे गैस्ट्रिक जूस से आते हैं, म्यूकस गैस्ट्रिक जूस होता है। कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन एंजाइम हो गया, इनका वर्क कुछ मतलब कार्बोहाइड्रेट में या स्टार्च वगैरह को ब्रेक डाउन करना होता है। ठीक है, इनकी मैंने आपको ब्रेक डाउन या जो इनका प्रोडक्ट था वो हमारी एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 है, उसमें मैंने आपको बता दिया, आप उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है भाई, तो अब स्टमक में बोलस था, उसमें गैस्ट्रिक जूस मिक्सअप हुए, अब वो क्या कहलाएगा? चाइम। क्या कहलाएगा? चाइम। अब यहाँ पर यानी कि स्टमक में जो बोलस में गैस्ट्रिक जूस मिक्स होने के बाद वो प्रोडक्ट है, मास प्रोडक्ट, वो कहलाए चाइम। अब इसकी जो pH है, जो HCl है, उसकी pH बहुत बार पूछी जाती है। कह सकते हैं चाइम की जो pH है वो बहुत बार पूछी जाती है। वो कितनी होती है? तो 1.8 एसिडिक मीडियम हो गया भाई, 1.8 pH होती है इस चाइम की। अब देखिए एसिड का वर्क भी आपको सभी पता है भाई, जो ब्रेक डाउन वो करता है कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का। और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस इंपॉर्टेंट है। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है जो स्टमक के इनर लाइनिंग वाल्स होते हैं ना, इनर लाइनिंग वाल्स, इनको प्रोटेक्ट करता है किससे? HCl से, क्योंकि HCl इनको भी डैमेज कर सकता है। ठीक है भाई,
और जो HCl है वो पेप्सिन एक एंजाइम होता है, उसको भी एक्टिवेट करता है। यानी कि जो प्रो एंजाइम आपने कभी सुना हो, तो प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव, वो एंजाइम जो इनएक्टिव एंजाइम के रूप में प्रेजेंट होता है, एंजाइम के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसको हम पेप्सिनोजन बोलते हैं। HCl के इफेक्ट की वजह से वो क्या एक्टिव होता है और वो बन जाता है पेप्सिन। और पेप्सिन जब अपना इफेक्ट करता है, किस पे करता है, जो चाइम है उस पर, यानी कि जो बोलस है उस पर करता है, और कुछ जो डाइजेशन वगैरह होना है वो होता है। ठीक है जी, हमने आपको पार्ट 2 में बताया हुआ है, आप वो देख सकते हैं, लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2। अब देखिए, एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, वायरसेस किल करता है। एंजाइम क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का। प्रोटीन्स कितने तोड़ेगा, अमीनो एसिड में तोड़ेगा। ठीक है भाई, प्रोटीन किस में टूटते हैं भाई, अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। और म्यूकस क्या करती है, स्टमक की जो लाइनिंग है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है एसिड से। ये फंक्शन हो गए इनके। अब बात करता हूँ आगे। स्टमक में कुछ एब्जॉर्प्शन भी होता है, लेकिन मुख्यतः डाइजेशन होता है। कुछ एब्जॉर्प्शन भी होता है, देखिए कौन कौन से, जैसे सब मेडिसिन, कुछ मेडिसिन का जैसे एस्पिरिन हो गई। वाटर का कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, और एल्कोहल एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पर जो शराब है वो एब्जॉर्ब होती है। अब जो डाइजेस्टेड बोलस है उसको बोलते हैं हम क्या, चाइम बोलेंगे, ये मैंने आपको अभी बताया है। जो स्टमक से पासिंग थ्रू द पोलिक स्पिंचर, स्टमक से कहाँ से, स्टमक में पोलिक स्पिंचर, यहाँ से ये पोलिरिक स्पिंचर है, पाइलोरिक स्पिंचर है। ठीक है, और यहाँ से ये पास होती कहाँ जाती है, ड्यूडेनम में चली जाती है। हाँ ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में जाने के बाद, ड्यूडेनम आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। किसका पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का। आया स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर 90% जो अब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है भाई। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कुछ ड्यूडेनम में होगा। और मोस्टली जो मेजोरिटी है ना वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अगला पार्ट है जियोजेनम, इसमें मेजोरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन अब बीच में मैंने आपको 2 और स्ट्रक्चर बताई थी, जैसे लीवर है, गाल ब्लैडर है, और ये पैनक्रियाज है। ये बेचारे और आ जाते हैं। अब इनका क्या फंक्शन है ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाद में, अभी डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो लीवर पैनक्रियाज हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में, इतना भी इसके बारे में जान लीजिए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रोक डाउन इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। अब देखिए, पहला होता है ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम आपने यहाँ देखा कुछ शेप बनी हुई है सर, यहाँ तो कुछ कहेंगे सर यू शेप बनी हुई है, कुछ कहेंगे सर सी शेप है, हमें तो सी लगती है भाई। पुरानी एनसीईआरटी कहती है यू शेप है, लेकिन नई एनसीईआरटी कहती है सी शेप है। तो हमें सी लेके चलना है, यू का कोई फंडा नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर हम कल क्लेम करते हैं क्वेश्चन को, तो हम एनसीईआरटी के बेसिस पे उस क्वेश्चन को, उस केस को हम जीत सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सी शेप दो है तो हम सी शेप ही आंसर करेंगे। ठीक है भाई, ये होती है ड्यूडेनम। अगला आप देखते हैं, अब ये स्ट्रक्चर में देखिए, कुछ ये अटैच है, ये है ड्यूडेनम। यहाँ तो आपने देख लिया, तो ये ड्यूडेनम कुछ अटैच है। इससे अगला पार्ट होता है हमारा जियोजेनम। जियोजेनम, अब इसमें क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है वो टेक प्लेस होता है। स्ट्रक्चर में देख सकते हैं जियोजेनम कुछ ये स्ट्रक्चर है, यानी कि लॉन्ग ट्यूब होती है। जियोजेनम की स्ट्रक्चर बताऊँ तो आपको क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, इसमें मेजोरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद आता है इलम, ये एंडिंग पोर्शन है, एंडिंग पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो हाईली कोइल्ड होती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे कुछ ऐसे होगी, बिल्कुल कोइल्ड होगी, जो क्या करती है, जो एब्जॉर्प्शन, जो बचा कुछ एब्जॉर्प्शन है, यानी कि जो बचा कुछ चाइम है, जो बचा कुछ मटेरियल है, वेस्ट पदार्थ है जो भी है, उसको कहाँ बेचती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन के पास बेच देती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तो खुद इलम है, इलम में एक पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो इलम एक लास्ट पोर्शन है, जो बचा कुचा मटेरियल है, लेफ्ट ओवर मटेरियल बचा है, उसको कहाँ पास करती है, लार्ज इंटेस्टाइन के पास करती है। अब जो इलम है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कैकम, यानी कि स्टार्टिंग पार्ट बोल सकते हैं हम उसको, कैकम से क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है भाई, कैकम से वो अटैच होती है। अब देखिए इधर, ये थोड़ा आगे चलेंगे पहले हम, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन होगी, ये कैकम से अटैच होती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं, देखिए कैकम हो गया, एक होता है कोलोन, और तीसरा कौन सा होता है, रेक्टम। इसके भी 3 पार्ट हो गए। अब जो कोलोन है वो 3 पार्ट्स में खुद डिवाइड है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, और ये है डिसेंडिंग, और ये बच गया रेक्टम।
इसके क्या कितने पार्ट होते हैं भाई? 3 पार्ट होते हैं। कोलोन के 3 पार्ट हो गए, सब पार्ट हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कैकम हो गया, कोलोन हो गया और रेक्टम हो गया, ये 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है भाई लार्ज इंटेस्टाइन के। अब कैक जो इलम है वहाँ से जो फूड आया कहाँ पे आया? कैकम के पास आया। कैकम से कहाँ गया? कोलोन में गया। असेंडिंग में, असेंडिंग के बाद ट्रांसफर, ट्रांसफर के बाद डिसेंडिंग, डिसेंडिंग के बाद रेक्टम में। अब जो ये प्रोसेस हुई, इसमें जो ये फूड मटेरियल जा रहा है, जो लेफ्ट और वेस्ट जा रहा है, इसमें कुछ एब्जॉर्प्शन वाटर वगैरह का वो होना है, वो हो लेता है, यहाँ हो लेता है। अब जो बचा कुछ वेस्ट है, यानी कि जो बाहर ही निकालना बॉडी है, वो कहाँ पर जाकर स्टोर होता है? रेक्टम में स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है? रेक्टम में, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है। देखिए, जो लार्ज इंटेस्टाइन इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल लेफ्ट ओवर। जो बचा हुआ वेस्ट है उससे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? विटामिन के। विटामिन के किस में हेल्प करता है? क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लोट में हेल्प करता है। और सम विटामिन बी, यानी कि कुछ विटामिन बी प्रोड्यूस करने के लिए, विटामिन के प्रोड्यूस करने के लिए जो एब्जॉर्ब करता है वाटर को। यूजिंग सेल्फ हेल्पफुल बैक्टीरिया। अच्छा, आपके स्टमक में हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ, ठीक है, हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं जो आपको बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये अब वेस्टिकल ऑर्गन है, क्योंकि ये सेलुलोज को डाइजेशन करने में काम आता था। जो भी जो पशु हैं, एनिमल्स हैं, उनमें तो वर्क करता है, क्योंकि ये क्या खाते हैं? पेड़ पौधे खाते हैं, हरी पत्तियाँ वाले पेड़ पौधे खाते हैं या घास वगैरह खाते हैं। तो इनमें क्या होता है? सेलुलोज होता है, हम ये खाते नहीं हैं, तो हमें इस अपेंडिक्स की अब ज़रूरत नहीं है, और लंबे समय से इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये वेस्ट हो चुका है, किसी की बॉडी में कोई वर्क नहीं करता है, ठीक है। किसी किसी को तो ऑपरेशन करने लग जाता है, जिससे हम अपेंडिक्स का दर्द बोलते हैं, ठीक है भाई। फिर इसको ऑपरेशन करके निकलवाना पड़ता है। तो ये होता है अपेंडिक्स, इसको वेस्टिकल ऑर्गन आजकल कहा जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन भी हो गया आपका। अब देखिए, बीच में छोड़ दिया था हमने लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है बॉडी, जो क्या रिलीज करती है? बाइल जूस। बाइल जूस, लीवर में एक हेप्टिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो रिलीज करते हैं बाइल जूस। अब सिर्फ आपने लीवर के बारे में बता दिया, लेकिन गाल ब्लैडर हम बहुत बातें सुन रहे हैं, इसका क्या वर्क है? जो बाइल जूस हेप्टिक सेल्स ने सीक्रेट किया है ना, वो कहाँ जाके स्टोर होता है भाई? गाल ब्लैडर में स्टोर होता है भाई वो। और ये किस में हेल्प करता है? बाइल जूस ब्रेक डाउन ऑफ फैट, फैट के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, ठीक है भाई, फैट के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। दूसरा आता है पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज बहुत देर से प्रेशन कर रहे हैं, देखिए भाई, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है भाई, पेनक्रियाटिक जूस, जो क्या करता है? रिड्यूस करता है एसिडिटी ऑफ द चाइम। चाइम है उसके एसिडिटी को रिड्यूस करता है, ठीक है। इसने एसिडिटी को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। और कुछ हार्मोन्स है, जैसे इंसुलिन होगा, ग्लूकागोन हो गया, इनको भी रिलीज करता है। इनकी फंक्शनिंग आप लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 में जाकर देख सकते हैं, अच्छे से हमने बताया हुआ है, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। अब आपका ये टॉपिक लगभग खत्म हो गया। अब छोटा सा पॉइंट बचा है, वो क्या है? देखिए, जो लेफ्ट और वेस्ट है, क्योंकि आपने लार्ज इंटेस्टाइन में देखा कि वाटर भी एब्जॉर्ब हो चुका है, जो बचा कुछ तक विटामिन के और विटामिन बी वहाँ प्रोड्यूस हुए हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो मटेरियल बचा है वो कहाँ पर भेज दिया गया? एंडिंग पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, वो है रेक्टम। ये रेक्टम रहा आपका, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर एक स्पिंचर होती है भाई, जिसका नाम है एनल स्पिंचर। जब ये रेक्टम में एक मतलब स्टोरेज होता है भाई, तो रेक्टम, तो जब ये स्टोरेज फुल हो जाता है ना, तो ये एनल स्पिंचर यूज करती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पास आउट हो जाता है बॉडी से एनएस के थ्रू। एनएस एक होल होता है भाई बॉडी का, ठीक है भाई, जिससे क्या होता है? वेस्ट पास आउट हो जाता है। तो आपका ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। आप इसको वीडियो को आराम से देख सकते हैं। अगर नहीं समझ आता तो दोबारा देख सकते हैं। कोई कमेंट वगैरह आपका तो आप डाल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड है, कोई भी जॉब से रिलेटेड है, तो आप वो कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर टुडे।